हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 जो कि आव्यू, उसके क्या कर रहे थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लगभग 24-25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और हम सबसे ये बोले थे सभी लोग नोट्स जरूर बनाना। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इन क्वेश्चन का एक जगह कॉपी में नोट्स रिव्यू करना। ठीक है, और जिसको लगे कि हाँ इसका सोल्यूशन भी कर लेना चाहिए तो उसका सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, और जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिए थे करके लाने के लिए, मतलब बोले थे करना, बताने इसका आंसर कितना होगा। ठीक है? तो ये तो देखो, डायरेक्ट जो ये है कि a प्लस ए डैश क्या होता है, तो ये सारे लड़कों को याद होना चाहिए, है ना, कि a प्लस ए डैश क्या होता है, a माइनस ए डैश क्या होता है। अगर आप भी चैप्टर पढ़े हैं तो ये चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं आ रहा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो, चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कभी भी अगर हमें कोई एक आव्यूह दिया है, ठीक है, वो ए हो, बी हो, सी कुछ भी हो। ठीक है, सपोज करो अगर मेरे पास एक आव्यूह ए है। ठीक है, तो अगर इसका ए डैश डैश मीन्स क्या होता है, उसका परिवर्त। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, उसके पावर टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ए में क्या करते हैं, ए डैश को प्लस करते हैं, ठीक है, तो इससे जो आव्यूह बनेगा, एक आव्यूह बनेगा ना, अगर कोई एक आव्यूह ए है उसका परिवर्त किए, फिर दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो नया आव्यूह बनता है वो क्या होता है, हमेशा एक सममित आव्यूह होता है। ठीक है, सममित आव्यूह। अब जैसे ये नहीं पता है कि सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो वो आव्यूह चैप्टर का पूरा लेक्चर है, जाकर देखे समझे क्या होता है सममित आव्यूह, क्या होता है विषम सममित आव्यूह। और जिसे पता है उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं, देखो कि सममित आव्यूह मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसा आव्यूह हो, ठीक है, जिसमें उसका डैश मतलब उसका परिवर्त उसके इक्वल हो जाए, उस आव्यूह के इक्वल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वैसे टाइप के आव्यूह को क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। ठीक है ना, अगर और डिटेल से जानना है, समझना है, तो बोला ना चैप्टर है, जाके चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लो, आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। देखो इसी में एक नेक्स्ट और होता है कि अगर कोई एक आव्यूह ए है, उसी में क्या करते हैं, अगर हम माइनस करते हैं। ठीक है, एक बार होता है ए डैश को प्लस कर दिए, एक बार क्या कर रहे हैं, ए डैश को माइनस करेंगे। देखो माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो जब माइनस करते हैं तो जो आव्यूह आता है वो क्या होता है, विषम सममित होता है। क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो देखो याद होना चाहिए। ये दोनों बातें क्या होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए कि a प्लस ए डैश क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। a माइनस ए डैश क्या होता है, वो क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और जैसे एक बताया था फॉर्मूला, है ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर क्या, n-1। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है ना कि आव्यूह में तो कोई ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, मुश्किल से 3 या 4, मतलब हम बोले तो लगभग 4 या 5 तो है। ठीक है, जो डायरेक्ट चीजें हमको याद रखनी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि a प्लस ए डैश क्या होता है, सममित आव्यूह। और दूसरा अगर पूछे कि a माइनस ए डैश क्या होता है, तो एक विषम सममित आव्यूह होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी जो बताए हम ना, ये चीज है कि अगर हम a माइनस ए डैश करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक आव्यूह है, उसमें से उसका डैश क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डैश मतलब भाई, ठीक है, परिवर्त आव्यूह, तो क्या बनता है, तो जो एक नया आव्यूह जो आता है, मतलब जो मेरा एक नया आव्यूह आंसर में आएगा, वो क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, विषम सममित आव्यूह मतलब क्या होता है, ए डैश इक्वल टू क्या, माइनस में ए। फिर से बोल रहे हैं, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह क्या है, कैसे हो रहा है ना, तो आव्यूह चैप्टर का पूरा एक लेक्चर है। ठीक है, 9 से 10 घंटे का है, उसे जाकर देखो और समझो पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से। ठीक है, और हो सके तो नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, देखते टाइम शॉर्ट नोट जरूर बनाना कि बाद में रिवीजन करते टाइम बहुत काम आएगा। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब यही है कि हमारे पास एक शॉर्ट नोट का कॉपी होना चाहिए। ठीक है, कि जब रिवाइज करना तो उसी से करें। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अब देखो ये a प्लस ए डैश, ऐसा नहीं कि a प्लस ए डैश ही होगा, तो दिमाग में रख नहीं लेना है, कैसे भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास एक अवयव b है, ठीक है, इसमें अगर हम क्या किए, b डैश को प्लस कर दिए, b डैश मतलब क्या, उसका परिवर्त, अगर प्लस कर दिए तब पर भी क्या होगा, सम्मित होगा, है ना। अब बहुत लड़के क्या होता है कि वो याद कर लेते कि a प्लस ए डैश रहेगा तभी, नहीं, अरे a मतलब होता है कोई एक अवयव, ठीक है, तो a प्लस ए डैश, तो उसी तरह b प्लस बी डैश, ये भी सम्मित अवयव होगा, और b माइनस बी डैश क्या होगा, ये भी सम्मित होगा, बस। ठीक है, मतलब बस एक अवयव होना चाहिए हमारे पास, एक अवयव है, उसका परिवर्त कर दिए, दोनों को प्लस करेंगे तो सम्मित अवयव, माइनस करेंगे तो क्या, विषम सम्मित अवयव। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, इतना तो चीजें याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमसे केवल डायरेक्ट पूछेगा तो केवल हमको डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है ना, तो इतना चीजें याद भी कर सकते हैं, प्लस की सम्मित अवयव, माइनस की विषम सम्मित अवयव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब देखो ये सब होती है प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी अगर आव्यू का अगर अच्छे से पता है, और आव्यू में कितना प्रॉपर्टी, लगभग हमको लग रहा है 4-5 प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। अगर पढ़ लिए अच्छे से, एक बार जाके देख लिए, समझ लिए तो हो गया, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो। देखो इसमें हम बता दे रहे हैं, देखो हमको एक आव्यू दिया है, हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। मतलब एक ऐसे, एक मेरे पास एक आव्यू है, ऐसे लिख रहे हैं कि समझ में आया, ठीक है। अब मत समझना, ये मत बोलना कि सर अंदर क्यों लिख दिए, वो केवल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कि अगर एक आव्यू ए है, इसका कोटि कितना दिया बताओ, इसका कोटि दिया है 2 गुणे 3 का, कितना दिया है 2 गुणे 3 का। एक आव्यू दिया है बी, बी कितना दिया है, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, बी को अंदर लिख रहे समझ में आ जाए, ठीक है। एक आव्यू ऐसे बी बनेगा, बोला ना मेरे पास 3 आव्यू है, एक बी है, तो बी का कोटि कितना दे दिया है 4 गुणे 3, कितना दिया है 4 गुणे 3। और एक आव्यू दिया है सी, सी का कितना दे दिया है, सी का बोला है 2 गुणे 4, ठीक है। अब इसमें बोला बताओ इसमें क्या पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल मतलब देखो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब बताओ मल्टीप्लाई करने का रूल किसे किसे अच्छे से आता है, ठीक है। देखो हम ये बताए हैं कि अगर कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास 2 आव्यू हैं, अगर मेरे पास 2 आव्यू हैं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले वाले आव्यू में स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले आव्यू में क्या होती है पंक्ति की संख्या, अगर बराबर होगी तभी हम 2 आव्यू का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तभी 2 आव्यू का गुणन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना कम से कम आना चाहिए, उसके बाद गुणा भी करने आना चाहिए कि गुणा कैसे करते हो, तो बात की बात है, ठीक है। पहले यहाँ ये समझते हैं कि कैसे करेंगे, तो देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई एक आव्यू है, ऐसे बना दिए कि कोई एक आव्यू है, ये इसका कोटि कितना है m गुणे n का, तो इसका अगर किसी दूसरे आव्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस आव्यू में क्या होना चाहिए, अगर इसमें n स्तंभ है तो क्या होना चाहिए, इसमें n पंक्ति होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया आव्यू बनेगा, उस आव्यू की कोटि क्या होगी, तो देखो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, इसमें स्तंभ की संख्या है और इसमें पंक्ति की संख्या है, ये होनी चाहिए बराबर। बराबर होने के बाद जब 2 आव्यू का, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया आव्यू बनता है उसका कोटि क्या होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो उसका कोटि होता है m गुणे p का, क्या होता है m, ये तो रहा मेरा गुणन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पूछा बताओ किसका किससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ ए, क्या ए का बी से मल्टीप्लाई हो सकता है, बताओ क्या ए का बी से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर देखो अगर हम ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखना पड़ेगा, ए में स्तंभ की संख्या, बी में पंक्ति की संख्या, तो देखो इसमें कितने स्तंभ है 3, इसमें पंक्ति कितने 4, तो ए और बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन दिया है बी इंटू ए, तो क्या बी और ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो देखो अगर बी पहले लिख दिया, देखो ध्यान देना, अगर हम बी रख रहे हैं पहले, तो अगर बी रख रहे हैं पहले तो बी का कोटि कितना है, ऐसे लिख रहे हैं, तो 4 गुणे 3 है, और ए का कितना है 2 गुणे 3 है, ये है ना। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, बताओ, देखो ना बी में कितने पंक्ति है, सॉरी बी में कितने स्तंभ है 3, बी में कितने स्तंभ है 3, और इसमें कितने पंक्ति 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और कोई मल्टीप्लाई पॉसिबल है, देखो स्तंभ पहले वाले में स्तंभ देखेंगे, दूसरे वाले पंक्ति देखेंगे, अब डायरेक्ट पहचानो, ठीक है। सी और ए, सी और ए, तो सी में क्या देखेंगे स्तंभ की संख्या, सी में स्तंभ कितना है 4, ए में पंक्ति कितना है, पंक्ति कितना है 2, भैया नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई, बराबर होना चाहिए ना, नहीं हो पाएगा, चलो इसको हटा देते हैं, नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं लास्ट में क्या बचा है, लास्ट एक ऑप्शन है क्या सी इंटू बी, यही बचेगा ही और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, सी इंटू बी। अब देखो अगर हम सी इंटू बी करेंगे तो वही बात ना कि देखो जो पहले लिखा है, ऐसे लिखा है ना सी इंटू बी, देखो सी इंटू बी मतलब होता है कि देखो जो पहला आव्यू है इसमें स्तंभ देखेंगे और दूसरे वाले में क्या देखेंगे पंक्ति, ये चीज आनी चाहिए कि हमको करने आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार लिख रहे हैं फिर उसमें चेक कर रहे हैं, तो देखो इसमें स्तंभ कितना है 4, इसमें स्तंभ कितना है 4, बी वाले में पंक्ति कितना है 4, मतलब बी और सॉरी सी और बी क्या है संभव है, सी और बी का मल्टीप्लाई होगा, सी बी, बी सी नहीं सी और बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो हम सबको लेकर चल रहे हैं कि सबको समझ में आना चाहिए, देखो इसको हम डायरेक्ट तुरंत बता देते हैं कि हाँ इसमें 4 है, इसमें 4 है, बस ये दोनों आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो जिसे आता है वो तुरंत लगा के हट सकता है कि हाँ सर इसका आंसर बी, सी और बी का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसमें 4 स्तंभ, इसमें 4 पंक्ति है, सी बी आंसर हो गया, ठीक है। तो जिसे चीजें आ गई वो तुरंत फास्ट करेगा, ठीक है, वो कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार चीजों को समझना होता है, ठीक है। तो जिसे आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो समझे अच्छे ढंग से, ठीक है, कि जब दोबारा प्रैक्टिस किया जाए तो हमारा रिएक्शन क्या थोड़ा फास्ट हो, इतना चेक नहीं करना पड़े, है ना। चलो आओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। अब ये सब चीजें तो याद होनी चाहिए कि क्या है फॉर्मूला सीधे सीधे हमारा, है कि नहीं, क्या होगा इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता होगा, ठीक है।
बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ। थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा कमेंट भी करो, अपने हाथ का यूज करो, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में भी, ठीक है, पढ़ाई में भी थोड़ा यूज कर लो। बोलो कितना आंसर आएगा। ए बी डैश इक्वल टू कितना होता है बताओ। तो ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है, ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश इंटू में बी डैश, ये होगा ना। अरे ए डैश यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, बस बात खत्म। गलत है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बताए थे कि आव्यूह में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता है कि आव्यूह में ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह होता है कि यहाँ पर जब हम लोग ए बी डैश निकालते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये बी डैश इंटू में क्या होता है, ए डैश के बराबर होता है। ये चीज सही है, ये चीज क्या है, सही है। तो ये सब चीजें एकदम याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अब अगर इसको प्रूफ करने की बात आएगी तब उसमें हम प्रूफ करेंगे कि हाँ आप ए लेंगे, आप बी लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डैश निकालेंगे, फिर दिखाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये सब चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना। एक तरफ से कहो तो ये आव्यूह चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही सबका तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है कि कभी भी अगर रिवाइज करना हो तो तुरंत कॉपी खोले, तुरंत फटाक से देख लें, 2 मिनट 5 मिनट में चैप्टर खत्म आव्यूह, ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर लाइन से पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, समझ आया। चलो आओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। अब सबको मल्टीप्लाई करने आता होगा, जिसे मल्टीप्लाई करने नहीं आता देखेगा आराम से, है ना। अब उम्मीद करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करने आता है, जिसे नहीं आता है भाई जाओ, आव्यूह पढ़ाया गया है, आव्यूह को अच्छे ढंग से पढ़ो और सीखो, है ना, कि कैसे आव्यूह का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जाओ वीडियो पे देखो आव्यूह का गुणन कहाँ है, बस उसी चीज को पढ़ो कि कम से कम मल्टीप्लाई करने आ जाए। देखो हमको क्या दिया है, एक आव्यूह दिया है आई, सॉरी ए दिया है, ये दिया है, ठीक है। क्या पूछा है, ए स्क्वायर। अच्छा बताओ ए स्क्वायर में क्या होता है आव्यूह में, आव्यूह में ए स्क्वायर मतलब क्या होता है कि ए इंटू ए, यही ना होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमको ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर में क्या होता है, यही ना होता है कि ए इंटू ए का ऐसे मल्टीप्लाई। अब लिख लो आव्यूह ए, आव्यूह ए कितना है बताओ, आई 0। अब देखो ये जिसको आता है वो तो तुरंत कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा फटाक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जिसे नहीं आता है मल्टीप्लाई कर, उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार मल्टीप्लाई करना समझ लो अच्छे से कि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आया तो यहीं पे सीखो कि दोबारा जाना ना पड़े। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले आव्यूह का पक्ति लेते हैं, इसको उठा के पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो ये लिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो देखो आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, 0 के 0 से। देखो ऐसे पहली पंक्ति लिए, इस पंक्ति को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखे, तो देखो क्या होगा, पहला वाला पहले से होगा, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो आई का आई से होगा तो कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर, 0 का 0 से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 0, 0 हो जाएगा खत्म। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसको जो पंक्ति हम लिए हैं, इसमें एक पंक्ति लिए हैं तो इसके जितने सारे स्तंभ में सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखो पहले लिए तो पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करवाओ। देखो आई का 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 का आई से तो 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 + 0 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दूसरा पंक्ति उठाओ, मल्टीप्लाई करो तो 0 का आई से, आई का 0 से तो 0 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओ तो 0 का 0 से, आई का आई से तो कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर। अब सबको ये पता होगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बताओ, जिसे नहीं पता वो याद कर ले। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, -1। ठीक है, समृद्ध संख्या याद आ रहा है, समृद्ध संख्या आई इक्वल टू होता है क्या, रूट में -1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो याद आया किसी को, याद तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला है कि यदि एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह दोनों है तो बताओ, एक आव्यूह ए है जो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों है, बताओ ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर कोई एक आव्यूह है तो सममित आव्यूह अगर होगा तो सोचो, तो सममित आव्यूह में क्या होता है कि ए डैश इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो मतलब वो उसके इक्वल होता है, मतलब प्लस वाला प्लस के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या बीच में कुछ माइनस हो जाए, ठीक है, हो सकता है, मतलब ये तो पॉसिबल है। और अगर हम ए डैश इक्वल टू -a करते हैं, मतलब सेम उसी में दोनों केस, ठीक है, तो सोचो माइनस कॉमन कर लिया है, तो माइनस कॉमन करने के बाद भी इसके इक्वल है, ये कब पॉसिबल है बताओ। ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ए क्या होगा, एक शून्य आव्यूह होगा।
क्योंकि शून्य अवयव होगा तभी क्या होगा, माइनस ए होगा, क्योंकि अगर शून्य होगा उसमें तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर उसमें 0 होगा तो तुम उसमें माइनस में, मगर तुम उसमें माइनस कॉमन कर लो तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ना। मान लो अगर हम एक अवयव ए बना लिए, ठीक है, एक अवयव अगर ए बनाए, उसमें 0 0 रख रहे हैं, लो, अब तुम उसका ए डैश निकालोगे तब पर भी यही आएगा, तो उसमें तुम माइनस कॉमन करोगे तब पर भी यही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन करने से 0 में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। -0 लो या 0 को, बात तो एक ही है वो, ठीक है ना। तो अगर ये कभी ऐसा होता है कि एक अवयव है जो सममित अवयव भी है, विषम सममित अवयव भी है, इसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा एक शून्य अवयव होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें केवल याद करने वाली है, पढ़े क्वेश्चन याद कर लिए और कुछ नहीं। चलो आओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया है कि नहीं, ए एक शून्य अवयव है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, कि ए एक क्या है, शून्य अवयव है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये सब चीजें देखो तुरंत करनी है, इसमें टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए कि हाँ क्या टाइम लग रहा है, इसको फटाक से कीजिए। और देखो ये सब सारा क्वेश्चन जो कर रहे हैं इन सब का प्रैक्टिस करके मतलब तुम्हें इतना रिएक्शन फास्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन देखे 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर, है ना, क्योंकि एकदम सिंपल है, ठीक है। अब हम उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, ठीक है, लेकिन अगर तुम सब पढ़ लिए एक बार तो पढ़ने के बाद जब दोबारा करो तो टाइम नहीं लगना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे से समझ लो अभी कि यहाँ चीज कैसे हो रही, कैसे करना है, ठीक है, उसको लिख लो, ठीक है, लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर बाद में रिवाइज करके उस चीज को याद करने की कोशिश करना। ये मत बोलना सर मैथ कौन याद करता है, याद नहीं करते उसको, मतलब समझते हैं तो समझना, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या पूछा है, बोला है कि k एक अदिश अवयव है, एक अदिश अवयव, ठीक है, और n एक वर्ग अवयव है, मतलब बोला है देखो k एक अदिश अवयव, n कोटि दिया होगा, ठीक है, n कोटि का वर्ग अवयव है, ठीक है, तब k a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ही लिखा है क्या, चलो n एक वर्ग अवयव, ये n कोटि का देना चाहिए, ठीक है। चलो मतलब एक देखो एक अदिश अवयव k है, ठीक है, ये एक सदिश हाँ चलो सदिश अवयव है, n एक वर्ग अवयव है, ये क्वेश्चन लगता है गलत मिसप्रिंट हो गया, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सोचो अगर मेरे पास एक अवयव है, ये सब बताया गया अच्छे से, अगर मेरे पास एक अवयव है, ये n कोटि का है, मतलब इसमें n गुणे n, मतलब इसमें n पंक्तियां हैं, ठीक है, n पंक्तियां हैं, तो k एक सदिश अगर संख्या है, अदिश है, ठीक है, सदिश नहीं लिखा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा। तो हमें बताया था कि अगर मान लो इसमें कोई अवयव होगा, हमको पता नहीं क्या है, तो इसमें अगर होगा तो देखो k का मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब इसमें 3 अवयव मान लेते हैं, तो ऐसे कि मान लो k होगा, k होगा, k होगा, k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k होगा, k होगा, k होगा, k होगा, समझना थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे इसको हम 3 गुणे 3 लिख रहे हैं कि समझा रहे, ठीक है। अब इसी मान लो ये 2 गुणे 2 का होता, अगर ये अवयव अगर 2 गुणे 2 का होता तो क्या होता है, k का गुणा यहाँ पे होता, k का गुणा यहाँ पे, k का गुणा यहाँ पे, k का गुणा, देखो ये सब चीजें देखो बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है, चैप्टर अभी में बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं, ठीक है। अब देखो के ए का मान निकालो, अब देखो अगर के ए का मान निकालना होगा, तुम सोचो अगर के ए का मान निकालना तो इसको मतलब सारणिक बना दो, तो के ये जगह के ये होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अब बताओ हम लोग पढ़े हैं कि अगर अवयव होता है तो अवयव में तो के कॉमन कर लेते हैं भाई एक बार में, क्यों, क्योंकि अवयव में अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर सारे अवयव से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सारणिक में तो ऐसा होता नहीं है, सारणिक में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक पंक्ति या केवल एक स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यही सेम काम जब कॉमन करते हैं, तो अब बताओ अगर हमको के कॉमन करना है इसमें से, तो एक बार कॉमन करेंगे पहली पंक्ति से, एक बार कॉमन करेंगे दूसरी पंक्ति से, और एक बार कॉमन करेंगे तीसरी पंक्ति से, तो कुल 3 बार के बाहर आएगा कि नहीं, कुल 3 बार के बाहर आएगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पे देखो एक अवयव बना ले रहे हैं ए, याद रहे, ये 1 1 1 सब ले रहे हैं, ठीक है ना, सब 1 1 ले रहे हैं, ठीक है। अलिस अभी मतलब होता है उसका विकर्ण का अवयव, तुम इसको चाहे तो 0 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे इसको 0 भी करके ले सकते हो, हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे तुम इसे फिर कैसे मल्टीप्लाई करो, हम 1 लेके बता रहे हैं, 1 लेके बता रहे हैं, तो समझना कि हम सब में कैसे मल्टीप्लाई, चलो आओ 1, इसका हम सारा अवयव 1 ले रहे हैं, 1 ले लिए, ठीक है। तो ये होगा। अब बताओ अगर इसमें हम कॉमन करेंगे तो देखो इसमें से पहले के कॉमन आएगा, फिर इसमें से के कॉमन आएगा, फिर इसमें से 3 पंक्ति है ना, तो जब 3 पंक्ति है तो 3 बार के कॉमन आएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बाहर के पावर 3, अरे के इंटू के 3 बार होगा ना, तो आ जाएगा के पावर 3, और बचेगा क्या, ये सब 1 हो जाएगा, 1 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 जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k पावर 3 इंटू में क्या सार्डिक ए, सार्डिक ए तो होगा। इसको जब सार्डिक बनाओगे तो सार्डिक ए ऐसे ही बनेगा ना, सार्डिक ए बराबर क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया सार्डिक। बोलो कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई दिक्कत होगा? 1 1 1 लिख दोगे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 1 1 1 होगा, ठीक है, सब तीनों 1 1 लिखे हैं। अब बताओ उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर अगर सार्डिक बनाओगे तो क्या लिखोगे? अब देखो ये सब चीजें हम बता रहे हैं कि याद रहे, सब डेरिवेशन है। अब देखो इसमें k कॉमन करो तो एक बार इसमें से एक बार इसमें से, ये क्या है 2 गुणे 2 का है, तो क्या बाहर आएगा k का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सार्डिक ए, होगा कि नहीं? तो देखो अगर ये 2 कोटि का है तो k के पावर 2, अगर ये 3 कोटि है तो k के पावर 3। तो उसी तरह अगर एक आव्यूह a है, अगर उसका कोटि कितना है n है, तो k a इक्वल टू कितना आएगा बताओ? k a का सार्डिक कितना होगा n कोटि का, तो k के पावर n और सार्डिक में a। ये एक तरफ से फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, समझना, ठीक है। मेरे पास एक आव्यूह ए है, एक बोल सकते हो एक अदिश आव्यूह के है, एक अदिश आव्यूह है, ठीक है। के मतलब होता है एक अदिश आव्यूह, मतलब क्या होता है कि जिसका विकर्ण का अवयव होता है, देखो बोलते हैं ना। अगर देखो एग्जैक्ट तुमको आंसर चाहिए तो एक आव्यूह तुम ऐसे समझ करोगे कि एक आव्यूह ए है मेरे पास, जिसका विकर्ण का अवयव कितना है 2 5 6 है और बाकी सब कितना है 0 है। अब तुम इसमें चाहो तो के से गुणा कर लो, तुम चाहो तो उसमें क्या करो के से गुणा कर लो, के से गुणा करके देख लो, ठीक है। के कॉमन करो तो बोले ना, अगर देखो 2, अगर वो 2 कोटि का होगा तो 2 बार कॉमन आएगा, 3 कोटि का होगा तो 3 बार कॉमन आएगा, अगर वो n कोटि का है तो n बार बाहर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा k के पावर n इंटू में a, ठीक है, k के पावर n इंटू में। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है, कि अगर कोई आव्यूह होता है उसमें अगर हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो उसका अगर मान निकालना होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जिससे गुणा किया उसको कॉमन करो, और कितनी बार वो कॉमन आता है तो बस कोटि देखो, अगर 3 गुणे 3 का है तो 3 बार बाहर आएगा, 2 गुणे 2 का है तो क्या होगा 2 बार बाहर आएगा, 4 गुणे 4 का है तो 4 बार बाहर आएगा। बस वही चीज है, बाहर में सार्डिक बचेगा ए, बाहर में सार्डिक क्या होगा ए बचेगा, ये चीज तो रहेगा ही रहेगा कॉमन करने के बाद, ये चीज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा k के पावर n इंटू में, ये भी एक तरफ से फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते टाइम काम आएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग? अब ये क्वेश्चन तो हम करवाएं सर, ठीक है ना, ये -x नहीं होगा, ये क्वेश्चन है ना। देखो ये क्वेश्चन जो हम करवाए थे, जो थीटा का मान निकालना था, तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो -x लिखा है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। वो कितना होता है वहां पे cos x, तो माइनस में sin x होता है वहां पे ना, तो जो -x है उसको sin x कर दो सभी लोग, ठीक है, sin x करके थीटा का मान निकालो, ठीक है? और इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएं पूरा, है ना। तो अगर जिसे क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आएगा, इसका जो पिछला वाला पार्ट होगा उसको जाकर देखिएगा, समझेगा। और पिछले वाले जस्ट मतलब बोल सकते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड या थर्ड पार्ट होगा नहीं, क्या बोलेंगे, हाँ थर्ड पार्ट में होगा ना, हाँ थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आएगा वो कर लेगा, जिसे नहीं आएगा जाएगा आव्यूह चैप्टर का पार्ट नंबर 3 दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवाए हैं और बताएं कि इसका व्यापक मान कितना होगा, उसका थीटा का मान कितना होगा, सब अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उसको जाकर समझ लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा हम समझेंगे उसको आ रहा है। बोलो, बोला है कि प्रथम 6 धनात्मक पूर्णांक को लेते हुए असमान अवयव रखने वाले कितने भिन्न भिन्न अवयव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो अगर मेरे पास स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 6 ये 6 अवयव हैं, तो इन 6 अवयव से हम कितने अवयव बना सकते हैं, कितने अवयव, सॉरी मतलब हाँ कितने अवयव बना सकते हैं। तो देखो अवयव चैप्टर का पहले क्वेश्चन था, शायद उसमें था एक क्वेश्चन था ना कि लास्ट वाला क्वेश्चन था कि एक अवयव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां कितनी है 0 और 1 है, तो बताइए ऐसे कुल कितने अवयव बन सकते हैं 3 गुणे 3 कोटि का। तो उसमें हम बनाए थे, बताए भी थे कि यहाँ क्रमचय संचय का यूज करेंगे, बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। तो अगर जो नहीं देखा होगा तो जाओ अवयव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें बताएं, उसमें जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें पूरा लेक्चर नहीं देखना है, ठीक है, अवयव चैप्टर का, तो जो पार्ट नंबर 1 है अवयव का उसमें हम करवाए हैं इनको आराम से, मतलब ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें करवाना है। देखो अगर सोचो मेरे पास अगर 6 अवयव हैं, मतलब सॉरी 6 अवयव हैं, तो ये अवयव होगा ना, हमको 1 को लिखना है, 2 को लिखना है, 3 को लिखना है, 4 को लिखना है, 5 को लिखना है, 6 को लिखना है, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि अगर हम 6 अवयव से अगर अवयव बना रहे हैं तो कितने अलग अलग तरह के अवयव बन सकते हैं। पढ़ोगे ना कि अगर 12 अवयव हैं तो कितने प्रकार के अवयव बनेंगे, या अवयव की कोटि क्या क्या होगी। तो उसी तरह तुम सोचो कि अगर मेरे पास 6 अवयव है तो अगर अवयव की कोटि क्या क्या पॉसिबल है, तो पहला तो देखो ये कैसे हो सकता है,
ठीक है, ये 6 गुणे 1 का बनेगा और क्या होगा 1 क्या होगा 6 गुणे 1 का बनेगा, ये 6 गुणे 1 का है, ये 1 गुणे 6 का है, होगा ना। और क्या होगा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, एक 3 गुणे 2 का होगा, एक 3 गुणे 2 का होगा, तो ये नहीं कोटि होगा। यही 4 कोटियां पॉसिबल है ना। अगर मेरे पास 6 अवयव हैं तो इन 6 अवयव से हम इस 4 तरह का अवयव बना सकते हैं। 6 गुणे 1 कोटि का, 1 गुणे 6 कोटि का, 2 गुणे 3 कोटि का, 3 गुणे 2 कोटि का, निकालने आता है ना अवयव। ठीक है, अब बताओ इसमें हमको क्या करना है, मान लो अवयव रखना है। अब तुम सोचो अगर हम इसमें क्या है 6 पक्ति है, तो बताओ इस पहले वाले जगह पे कितने प्रकार से भर सकते हैं। तो ये चीज समझाया गया था कि अगर हम पहले स्थान को भरें, तुमको पता है देखो 6 पक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो पहला वाला स्थान होगा इसको हम इन 6 में से कोई भी एक प्रकार से भर सकते हैं कि नहीं। तो मतलब ये हुआ कि इस वाले को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम 6 प्रकार से भरेंगे, इसको 5 प्रकार से, फिर 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से। ठीक है, कुल इतना प्रकार आएगा। अब देखो ये क्रमचय चैप्टर का है, जिसे अगर समझ में नहीं आ रहा है परेशान मत हो, क्रमचय चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें समझाएंगे क्या है। अगर जो पढ़ा है उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो बताओ कि अगर हम बॉक्स भरने जा रहे हैं तो यही बोलेंगे ना कि पहला वाला जो स्थान है, अगर मेरे पास 6 नंबर है तो पहले वाले जगह क्या है, मेरे पास 6 विधियां रखने की। मतलब पहले वाला स्थान को 6 तरीके से रख सकते हैं, मतलब 6 तरीके से भर सकते हैं। एक खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कुल 5 अंक बचेगा, तो दूसरे वाले को 5 प्रकार से लिख सकते हैं। फिर एक अंक खत्म हो जाएगा, 4 अंक बचेगा, तो तीसरे वाले को 4 प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आएंगे चौथे पे, तो मेरा 3 अंक खत्म हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको 3 प्रकार से भरेंगे। फिर मेरा 1 अंक और खत्म हो गया, बचा 2 अंक, तो इसको 2 प्रकार से भरेंगे, लास्ट में 1 प्रकार से। तो कुल प्रकार कितना हो जाएगा, कुल प्रकार कितना होगा बताओ। तो सबका गुणा कर दो, यही ना करते हैं, बताओ पढ़े तो हो गई सब लोग ना। गुणा करो कितना आएगा, 6 5 30, ऐसे कर लो ना। हाँ 6 5 30, 3 चौका 12, 36, 36 36 गुना 720, तो देखो 720 आंसर आएगा। लेकिन ये केवल एक का आया ना, मतलब अगर एक अवयव है तो इसमें 720 तरीके से आएगा, तो वही इसमें भी तो आएगा, वही इसमें भी तो आएगा, वही इसमें भी आएगा। मतलब 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो तो 0 8 7 चौक 28, तो कुल 28 80 अवयव बन सकता है। तो आंसर दिया कोई 28 80 प्रकार के भिन्न भिन्न अवयव बनेंगे, है ना। अब चाहो तो तुम बना के देखो, घर बैठो आराम से बनाओ, पूरा दिन रात 5-6 दिन लगा के बनाओ, 2880 प्रकार का अवयव बनेगा। ठीक है, चलो आप जिसे समझ में नहीं आया आराम से बैठ के बनाना, बन जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन बताओ, यदि ए बी बराबर 0 हो तो क्या होगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर देखो 2 अवयव है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो क्या बताओ ए 0 होगा या बी 0 होगा, बताओ। ये अवयव के गुणन का नियम है। ठीक है, तो ये याद रखो कि अगर 2 अवयव का अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 0 आ रहा है, अगर 2 अवयव का मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है, 0 मतलब वही शून्य अवयव, अगर ओ आ रहा है मतलब शून्य अवयव आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ए शून्य होगा, मतलब ए शून्य होगा बी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगर 2 अवयव को गुणा करने पर अगर 0 आ रहा है तो ना तो ए शून्य होगा ना तो बी शून्य होगा, मतलब ये निश्चित नहीं है। देखो इसका आंसर आगे दिया है। ठीक है, देखो आगे पढ़ो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या बी 0, ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है। लेकिन क्या देखो, अगर हम नंबर पढ़ते हैं, अगर हम बोलते हैं कि अगर 2 नंबर है, ठीक है, अगर 2 नंबर है, इन दोनों का गुणा करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि सर इसमें से ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक 0 है, ये कंफर्म है एकदम। ठीक है, नंबर है केस में। लेकिन अवयव के केस में अगर ऐसे होता है कि अगर 2 अवयव लिए, दोनों का मल्टीप्लाई किए 0 आ गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सर या तो अवयव ए 0 होगा या अवयव बी 0 होगा। इसमें ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ये निश्चित नहीं कि हाँ या तो ए या तो बी 0 होगा। हम बोलेंगे नहीं, ये निश्चित नहीं है कि या तो ए या तो बी 0 हो सकता है दोनों 0 हो, या तो एक 0 हो, या तो कोई भी 0 नहीं हो, तब पर भी 0 आंसर आता है। ठीक है, क्या तो बोलेंगे यह आवश्यक नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब बताओ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ये सब लोग कर लेगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ निकालने आएगा। हम देखो एक अवयव क्या दिया है, फटाक से करो एकदम। अब तो मल्टीप्लाई करना सबको आना चाहिए। बताओ कितना होगा, सब लोग कमेंट करो फटाक से, कितना इसका आंसर आएगा। सबको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा बताओ। एडजॉइंट ऑफ क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं भैया, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। इन दोनों क्या करते हैं, साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब साइन बदल देते हैं, हो गया बस बात खत्म। दोनों का मल्टीप्लाई करो,
देखो कौन मल्टीप्लाई करता है, तेज। अब देखो ये सब आना चाहिए मल्टीप्लाई, कि जितना फास्ट मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं आप का। क्या होता है देखो, पक्के का स्तंभ से मल्टीप्लाई, 3 चौक का 12 प्लस 12 हो गया, तो 1 कम 2, तो कितना आ गया 10। बताओ पहले कोई किसी का आंसर 10 दिया है? हाँ, एक 10 हो गया। अब दूसरा करो, इसका दूसरे से करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 हो गया। अब देखो 10 और 0 एक ही ऑप्शन है, 10 और 0 एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, माइनस में 4, हाँ माइनस में 2, 3 चौक का 12, 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये बोलो कर लोगे? अब मल्टीप्लाई तो सब लोग कर ही लेगा ना, आराम से एडजॉइंट ऑफ निकालो, मल्टीप्लाई करो। एडजॉइंट ऑफ शॉर्ट तरीके से निकालने आना चाहिए, 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3 का तो भाई चलो पूरा प्रोसेस से करना ही पड़ता है, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ, एक आव्यूह दिया है, बताओ ये कैसा आव्यूह है? ये विकर्ण आव्यूह है कि अदिश आव्यूह है कि शून्य आव्यूह है, कैसा आव्यूह है? ठीक है, देखो विकर्ण आव्यूह मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव हो और बाकी सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, ये बोलते हैं ना। और जिसमें विकर्ण के आव्यूह क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह, ये बोला जाता है ना। तो बोला है कि बताओ ये विकर्ण आव्यूह है कि अदिश आव्यूह है कि इकाई आव्यूह है? तो इकाई किसे बोलते हैं? जब इकाई मतलब क्या होता है? एक। अगर इसके विकर्ण के अवयव अगर 1 1 1 होते, मतलब 1 1 1, तो क्या होता है? ये इकाई आव्यूह होता है। लेकिन इसमें तो नंबर लिखा है 3 2 1, इसका मतलब क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण किसे बोलते हैं? देखो अगर कोई आव्यूह बना, ठीक है, तो जो ऐसे जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसका मुख्य विकर्ण। तो अगर इसके सारे अवयव हमको पता है और बाकी सब क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या? ये एक विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है। ये विकर्ण का प्रॉपर्टी था ना जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला है कि ए तथा बी एन क्रम का विषम सममित आव्यूह है, तो ए प्लस बी क्या होगा? अब बताओ ए और बी क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। ए और बी क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। तो बताओ ए प्लस बी क्या होगा? ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे और बताओगे हमको कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। कि ए और बी क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है, तो ए प्लस बी क्या होगा? देखो दिमाग में मत रखना कि सर आप बताएं कि ए प्लस ए डैश, देखो प्लस वाला था कि ए प्लस ए डैश होता है, मतलब अगर कोई आव्यूह और उसका परिवर्त, उन दोनों को जब प्लस करते हैं तब क्या आता है? सममित आव्यूह। माइनस करते हो तो क्या आता है? विषम सममित आव्यूह। यहाँ पे दो अलग अलग आव्यूह है, ए अलग है बी अलग है, अब उन दोनों का प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पे जो आव्यूह आएगा वो कैसा होगा, ये तुम लोग को डिसाइड कर, ठीक है, कि कैसा होगा। अब इसको करके बताओगे, तुम लोग करोगे कैसे करना है, ठीक है। चलो और ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए, ऐसे क्वेश्चन करवाए। इसको अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कैसे करोगे? आव्यूह लेके मत चेक करने जाना कि हाँ एक आव्यूह प्लस बना लिए ए, एक बना लिए बी, फिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या करते हैं? अगर देखो ये ए प्लस बी है, अगर हमको इसको चेक करना है कि सममित आव्यूह है कि विषम सममित आव्यूह, तो इसका डैश करो ना, ऐसे वो डैश निकालो, ऐसे डैश किए, ऐसे डैश करने के बाद क्या होता है? ये क्या होता है? ए डैश होता है प्लस में बी डैश होता है, ऐसे जो होता है ना। क्वेश्चन करवाएं जाके, अगर जो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहा होगा, फर्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करना बताएं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। फिर क्या करते हैं? ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए डैश इक्वल टू कितना होगा? माइनस में ए। बी डैश इक्वल टू कितना होगा? माइनस में बी। फिर माइनस कॉमन करेंगे, ए प्लस ए आ जाएगा, वो तुमको फिर बताना है क्या होगा। कर देना, चलाने दो। यहाँ पर रखो माइनस में ए, यहाँ पर रखो माइनस में बी, माइनस कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। क्या आ गया? देखो ये प्लस में था, ये क्या आ गया? माइनस में आ गया ना। तो कभी भी अगर कोई आव्यूह होता है उसका अगर डैश करने पर अगर माइनस में आ जाता है, क्या होता है? अगर माइनस में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम सममित आव्यूह। जैसे अगर सी है, सी का डैश किए, अगर माइनस में सी आ गया तो क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। तो अगर मेरे पास अगर ए प्लस बी था, तो इस ए प्लस बी का क्या किए हम लोग? डैश किए, तो आंसर में क्या आ गया? माइनस में ए प्लस बी का डैश आ गया, माइनस आ गया ना। इसका मतलब क्या? ये ए बी क्या होगा? एक विषम सममित आव्यूह होगा। अब कोई पूछेगा सर ये ए डैश की जगह ये क्या रख दिए सर, बी डैश की जगह सर ये कैसे रख दिए? तो हमको दिया है कि ए और बी क्या है? विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई आव्यूह विषम सममित है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो डैश होता है वो माइनस में ए के बराबर होगा। अगर बी भी क्या है? विषम सममित आव्यूह है, तो इसका डैश जो होगा माइनस में बी के बराबर होगा। तो वही हम वैल्यू रख दिए कि ए डैश इक्वल टू माइनस में ए और बी डैश इक्वल टू क्या? माइनस में बी। अब इसको हम सॉल्व किए तो लास्ट में माइनस कॉमन मिल गया। अब देखो ना सेम आव्यूह है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये प्लस में था, मतलब ये ए प्लस बी एक आव्यूह था, सोचो ना एक आव्यूह, ये क्या है? एक आव्यूह है, इसका हम लोग डैश किए तो माइनस में आ गया। तो अगर हम किसी आव्यूह का अगर डैश करते हैं मतलब परिवर्त करते हैं और अगर वही सेम चीज अगर आ जाता है माइनस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। क्या? चलो नहीं समझ में आया है तो पहला लेक्चर जाके स्टार्टिंग से देखो, समझ में आ जाएगा किसे बोलते हैं सममित आव्यूह, किसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। ये सब देखो ऐसे ही सॉल्व करके किया जाता है, ठीक है। एक बार करोगे समझ जाओगे, फिर दोबारा बहुत फास्ट होगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
ए और बी दिया है। अब देखो पहले तो ये चेक कर लो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, ए का बी से मल्टीप्लाई होगा कि बी का ए से मल्टीप्लाई होगा। तो ए क्या है 2 गुणे 3 का है, बी क्या है 3 गुणे 2 का है, ठीक है। तो ए भी पॉसिबल होगा कि नहीं, ए भी पॉसिबल होगा तो होगा, ठीक है। तुम्हें वही पहले पता करना है कि ए बी और बी ए पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ए गुणे बी होगा कि नहीं, बी गुणे होगा कि नहीं, ये चेक कर लो पहले, अगर होगा तो बताना, आंसर इसका बताना कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो आओ ये क्वेश्चन बताओ, ये एक हमारा आंसर क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, एक आव्यूह है ए, 1 2 2 1, इसका सखंडन निकालना है, मतलब सखंडन आव्यूह, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बताओ क्या होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अच्छे से सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा, और लिख कर, ठीक है, हिंदी में टाइप करके कमेंट करना है उसका, ऐसा नहीं कि ए बी सी नहीं लिखना है, लिख कर कमेंट करना है कि हाँ क्या होगा। तो घर पे एक बार करना कि अगर ए आव्यूह दिया है, बी आव्यूह दिया है, तो ए भी पॉसिबल है कि नहीं, अभी क्वेश्चन बताए थे कि ए और बी का गुणा हो सकता है कि नहीं, बी और ए का गुणा हो सकता है कि नहीं, पहले वो चेक करोगे, उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर कमेंट करोगे और बाकायदा पूरा लिख के। अगर ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन सी को लिखो कि ऑप्शन सी सही है, अगर ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी को लिखो कि हाँ ऑप्शन बी सही है, समझा रहा कि नहीं। तो ऐसे लिख कर कमेंट करना, जिसे भी आएगा, जिसको टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ऐसा करेगा। सब लोग बिजी होगा, किसी को टाइम तो होगा नहीं, ठीक है, किसी के पास टाइम होगा तो कर लेगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों का चेंज कर देते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों का कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, बस बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं होगा, ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्ट तरीके से सबको निकालने आना चाहिए, बोलो ठीक है ना, सब लोग कर लेगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम लोग भी क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अब देखो इतने सारे जो हम क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, अगर इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें अगर आव्यूह के बहुत अच्छे से करने आ रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो किसी को कोई भी आव्यूह चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस अब प्रैक्टिस तुम्हें ये करना है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट किया जाए, घर पे एक बार रिवाइज करने के बाद इन्हीं सारे क्वेश्चन का अगर नोट्स बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाने के बाद सारे क्वेश्चन को ट्राई करना कि हाँ कितने सेकंड में मतलब कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। तो ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से 10 सेकंड 20 सेकंड में लगा के करो फटाक से, ठीक है। लेकिन एक बार पहले समझ लो अच्छे ढंग से कि हाँ सारा फॉर्मूला याद हो जाए, सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, फिर ट्राई कर। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सभी से अब आगे आप जो का क्वेश्चन लाएंगे और, ठीक है, तो फिर सॉल्व किया जाएगा। तब तक के सब लोग पढ़ते रहना, अच्छे से रिवाइज करते रहना।